स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट और क्या चल रहा है में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दुर्गेश एमडी फिजिशियन। जी डॉक्टर साहब, और क्या चल रहा है? बस अभी तो चुनावों की हवा चल रही है पूरे देश में। अच्छा, तो गमगीन हो गए हैं चुनाव, लोगों की पैनी नजर है। एक डॉक्टर के जुबान से सीधे चुनाव की चर्चा थोड़ा ये रोचक रहा हमारे लिए। हाँ, असल में whether you are interested in politics or not, but politics is always interested in you. आप पॉलिटिक्स को फॉलो करो या ना करो, लेकिन पॉलिटिक्स आपको फॉलो कर रही है। तो डॉक्टर साहब, आपके पिताजी भी डॉक्टर हैं क्या? नहीं, देखिए, अगर मैं शुरुआत से बताऊं तो मेरा जन्म जो आज नोएडा है, ये पहले इसको अलग जिला घोषित किया था मायावती की सरकार ने शायद 2001 में। जी। उससे पहले ये गाजियाबाद का हिस्सा हुआ करता था। तो मेरा जो गांव है वो है सेक्टर 63 नोएडा XJRC। तो गांव पूरा ठेठ गांव, हमने अपना पूरा बचपन वहीं बिताया। सरकारी स्कूल था, नाम का था, तो उसके सामने रेत पड़ा हुआ होता था। हम सरकारी स्कूल इसलिए जाते थे, ना तो कोई पढ़ाता था ना पढ़ना होता था, तो खेलने के लिए जाते थे। अजीब बात है, शिक्षा और स्वास्थ्य इसका एक अच्छे विकसित या फिर विकासशील दोनों देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबका हक होना चाहिए। ये हमारे देश की अभी भी विडंबना है कि परिवार में 3 बच्चे हों तो सिर्फ एक को हम पढ़ाने में सक्षम हैं। ये गरीबी की वजह से, जी ऑब्वियसली, तो गरीबी की वजह से आता है। और कहीं ना कहीं मूल कारण ये भी है आबादी बढ़ने का, कि गरीब लोग सोचते हैं ज्यादा बच्चे होंगे ज्यादा कमाएंगे, बिल्कुल पैसे ज्यादा आएंगे घर में। ये अभी भी बहुत जगहों पे ये चीजें हैं, बिल्कुल। तो वो उसके दुष्परिणाम नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, ये होगा वो होगा। एनीवे, सबकी अपनी अलग अलग थॉट्स हैं। मैं किसी देखो, अनपढ़ आदमी को आप ये नहीं कह सकते कि वो बेवकूफ है। अगर अनपढ़ आदमी बेवकूफ होता तो हमारे मोदी जी आज वहां ना बैठे होते जहाँ बैठे हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल है, सच है। बिल्कुल। उन्होंने 35 साल भिक्षा मांगी, उन्होंने खुद कहा है भिक्षा मांग के खाई है। जन्म 1950 में हुआ था, 35 साल में भिक्षा मांगी, कितने हो गए? 85। जी ठीक जी। अब उन्होंने पढ़ाई कब की? 35 के बाद कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और बीएससी और एमडी की कौन सी डिग्री दिखा रहे थे? एंटायर पॉलिटिकल साइंस, मतलब एंटायर पॉलिटिकल साइंस कि उसमें उनको फर्स्ट डिवीजन मिली है। बहरहाल हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि ये डॉक्टरी के पेशे में आपका आना, रुझान कैसे? तुक्के से। एक शब्द में डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगा तुक्का। तुक्के सबके जीवन में लगते हैं और लाइफ बदल देते हैं। पूरी सृष्टि शायद तुक्कों पे ही चल रही है। एनीवे, उस चीज पे हम नहीं जाएंगे। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मुझे हर उस सब्जेक्ट से नफरत थी, जैसे बायो हुआ, बॉटनी हुआ, मतलब बायो की ब्रांच है बॉटनी, जूलॉजी। रटना बहुत पड़ता है, बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारे प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे उनकी सेक्सुअलिटी है, किस मौसम में कर, इतना सब कुछ है रटने के लिए। तो मैंने सोचा यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। तो आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था? बिल्कुल नहीं था। तो फिर छोड़ देते, मैथ्स ले लेते? नहीं, मैथ्स में मेरे अच्छे नंबर आए। अच्छा। बहुत अच्छे नंबर आए। इनफैक्ट 98 नंबर आने के बाद ही मैं सोच रहा था कि जो है 2 नंबर मेरे कहाँ कटे हैं।
मैं पढ़ाई में इतना डम हूँ, खाली मैथमेटिशियन बन के क्या कुछ कर लूंगा मैं? और हमारे और समय भी तो शिक्षा की जो बात करें तो अब तो खैर आज के बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं उनके पास। हमारे समय तो मुझे लगता है आपके समय मैथ्स में मैथ्स ली तो हाँ इंजीनियर, बायो हाँ ली तो डॉक्टर। मतलब साइंस लिया, साइंस वाले पढ़ने वाले होते थे, आर्ट्स वाले तो शादी वाली पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ खासतौर से लड़कियां। हाँ। हाँ चलिए फिर। तो हमारे कजिन भाई थे, वो मेरे से 4 या 5 साल बड़े थे। तो हमने एडमिशन लिया प्राइवेट स्कूल में। दादाजी ने एक घर बनाया विजयनगर में, जी इसलिए दादाजी की सोच अलग थी कि बच्चे पोते मेरे गांव में रहेंगे तो ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे, तो छतों से कूदना, सरकारी स्कूलों की छतों से कूदना, जी ये सब रहेगा। तो मकान बनाने के बाद उन्होंने जितने पोते थे उनके सबके अलग अलग कमरे बनवाए, और हमारी बड़ी जो ताई जी हैं हमारी, उनको वहाँ पे रखा हमारी देखभाल के लिए। अब हमने ले लिया जेकेजी में एडमिशन। जेकेजी में एडमिशन लिया, बायो आई, बायो से बिल्कुल नफरत। 9th निकल गई जैसे तैसे। 10th में फिर बायो पढ़ी, वो भी निकाल दी जैसे तैसे, पिट पिटा के। ट्यूशन लिए, उसी मैडम से ले लिए जो पीटती थी। मैंने कहा ये पैसे दे दूंगा हर महीने, तू पीटती मुझे थी लेकिन पास करा देती पास थी करा देती थी बिना पढ़ाए। बिना पढ़ाए, बिना पढ़ाए। तो अब ये उस हंसते खेलते जो हम बातें कर रहे हैं वो हमारी अति दयनीय भारतीय शैक्षिक पद्धति को दिखा रहा है। जी डॉक्टर। और ये चीज कहीं ना कहीं आज भी चल रही होगी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आज भी हो तो रहा आप है। देखिए अक्सर सोशल मीडिया पे अलग अलग स्कूल, सरकारी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के वीडियोस, लोग पत्रकार वगैरह, उन्हें पता नहीं है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, राजधानी क्या है, स्पेलिंग्स उन्हें नहीं पता है और इंग्लिश पढ़ा रही हैं। तो वो तो हम देखते ही रहते हैं आए ये दिन। हमने प्रत्यक्ष देखा है। आपने ये प्रत्यक्ष देखा देखा है है। जी। तो ऐसी खराब शैक्षणिक वातावरण में पढ़ के हमारे सामने डॉक्टर बैठे हाँ, हुए हैं, कैसे ये? उसके बाद देखिए चीजें थोड़ी टर्न अराउंड शुरू हुई। मैं 12th में आ गया एक्चुअली, उसके बाद 11th में आया। एनीवे उस टाइम पे हमारे जो कजिन भाई थे उन्होंने एडमिशन लिया था बहुत ही खराब सरकारी कॉलेज में, शंभू दयाल इंटर कॉलेज, आज भी है। खराब मतलब? खराब, वहाँ गुंडागर्दी, चाकू मारना, ये मारना, वो मारना, यही काम होता है वहाँ पे। और उसने इसलिए एडमिशन लिया कि इस स्कूल में जाना नहीं पड़ता, मैं घर बैठूंगा, क्रिकेट खेलूंगा दिन रात। और उसने करा भी हुई और पास हुआ। उसके आए यूपी बोर्ड में 58% नंबर। जी। सब लोग आए, बोले आगे क्या करना है, उसको समझाने लगे। कोई कहने लगा ये कर लो, वो कर लो, ITI कर ले, फलाना कर ले। ये हमारे मामा जी ने एक बात उसको बोल दी। उसको बोला कि तू जो है वेटनरी डॉक्टर बन जा। उसने कहा मामा जी इतने बुरे दिन ना आए मेरे कि मैं पशुओं का डॉक्टर पशुओं बन का जाऊं। डॉक्टर बनूं। उसको तो वो बात दिल पे लग गई। इतनी दिल पे लगी, उसने मामा जी के कंधे पे हाथ रख के बात बोली कि 1 साल बाद घर आना, अगर मेरे पोस्टर गाजियाबाद के कोने कोने में नहीं मिले तो जहां कह रहे हो ना वहां एडमिशन ले लूंगा मैं। अब वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ इंग्लिश मीडियम की किताबें लेके आया, और दोनों को पहले इसमें पढ़ता था फिर उसमें पढ़ता था। क्या बात है? जैसे एक्सिलरेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण शायद। त्वरण। स्पीड को? गति। वेलोसिटी को? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वेग। वेग है ना, वेग। ये चीजें आप किसी आम इंसान से पूछो, उससे बोलो कि भाई कम वेग में चल, तो कितना डिफिकल्ट होता है। बहुत डिफिकल्ट होता है एक हिंदी मीडियम से आए स्टूडेंट का, जो वो +2 में अगर आता है और इंग्लिश में सारी चीजें पढ़नी होती है। उसके तो बाद क्या आपको उसने नहीं लगता है डॉक्टर साहब कि हिंदी में होने चाहिए, मतलब? इस टॉपिक पे तो बात करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे ये बात पता है। और लेकिन ये भी बात साथ में सच है कि अगर बच्चे इंग्लिश में ही पढ़ ले तो उनके लिए दैट विल बी मोर इजियर। आप एक क्योंकि आप ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हो, उसका गुरुत्वाकर्षण, ये तो ज्यादा भारी शब्द है।
गुरुत्वाकर्षण कहाँ भारी है? ग्रेविटेशन इज मोर डिफिकल्ट। लेकिन हर इंग्लिश अब आप वर्ड ये सोचो ना, अगर किसी ने हिंदी पढ़ी है, गुरुत्वाकर्षण में क्या आ गया? आकर्षण। किसका? गुरु का। गुरु कौन था? बृहस्पति को गुरु बोलते थे। तो जब ये शब्द का इजाद हुआ तो ऐसा लगता था चीजें जमीन पे इसलिए गिरती हैं क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा प्लेनेट है, उसके फोर्स से गिरती है, इसलिए ऐसा लोगों ने उसको नाम दिया गुरुत्वाकर्षण। अब हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट का, हर सरफेस का एक अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन जो उनको जब समझ में आया वो नाम दिया उन्होंने, और तार्किक नाम दिया। लेकिन सारे ही वर्ड्स का अब जैसे देखिए ट्रेन है, ट्रेन एक हमारे भाषा में इंग्लिश तो इस कदर घुस चुकी है कि अब उसको मुझे लगता है निकालना नामुमकिन है। देखो, निकालो या ना निकालो, मुद्दा वो भी नहीं है, मत निकालो, कोई बात नहीं। बहरहाल हम बात कर रहे थे आपके भाई साहब, क्या हुआ फिर उस एक साल जो उन्होंने अपने मामा जी को चैलेंज दिया? उस एक साल में उसने इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की, मतलब मेरे जैसा शरीर का आदमी, उसका वजन घट के सिर्फ 45 किलो, 45 kg, कुछ नहीं खाता था इस वजह से। अच्छा, पढ़ वो रहे थे, आपका वजन क्यों कम हो रहा था? नहीं, उसका वजन कम हुआ। अच्छा, वजन तो मेरा भी अच्छा, कम था। आप कह रहे थे आपके जैसे वजन का आदमी वो पहले थे। हाँ। पढ़ते पढ़ते 45 किलो पे 45 किलो पे अच्छा, आ गए। अच्छा, अच्छा। कुछ नहीं खाता था, सीधे बोलता था कुछ नहीं खाऊंगा, नींद आ जाएगी। वाह वाह, क्या बात है, इसे जुनून, जुनून जिसको बोलते हैं। तो मैं और वो रात भर ऐसे ही बैठ के पढ़ते रहते थे, मतलब मैं उसकी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ एक तरीके पढ़ से। हो रहे थे, लेकिन उस यात्रा में आप भी तो मैं भी था उस यात्रा में। अब कुछ चीजें तो मेरे को उसी यात्रा में समझ में आई कि चीजें हैं, लॉजिकल हैं। मुझे इससे पहले लगता था बायोलॉजी इलॉजिकल सब्जेक्ट है, क्या करें कीड़े मकोड़ों का पढ़ाना, क्या करें पेड़ से पत्ते क्यों झड़ रहे हैं, क्या हो रहा है फूलों, क्या करें इन चीजों, गिर रही तो गिर रही है, ऐसे ही लगता था। तो फिर मेरे को वहां लॉजिक समझ में आया। फिर मैंने भाई से पूछा, भाई का रैंक आई BHU में, 17 सीट्स थी उस टाइम पे, हिज रैंक वाज 2। वाह, क्या बात है। और जिसकी रैंक फर्स्ट थी वो एम्स में एडमिशन ले लिया था, तो काउंसलिंग में ही वाज द नंबर 1। और जैसा कि उसने बोला था कि मेरे पोस्टर लगेंगे, और वो लगे, क्या बात है। हर जगह उसके पोस्टर लगे, पता नहीं कितना मीडिया वालों ने उनका इंटरव्यू लिया, हर अखबार में उसका नाम, और लोग कह रहे हैं कि इतने पैसे ले लो, हमारा नाम दे दो, हमने पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ाया, सबको भगा देता था वो। और मामा जी से तो, मामा जी मिठाई खिलाने आए, कहने लगा, मामा जी से तो उसने स्पष्ट बोला, कहने लगा कि आप कुछ नहीं कर पाए ना जीवन में। मेरे मामा मतलब BSc करके एक जॉब की है बस। कहने लगे आप कुछ नहीं कर पाए ना, तो आपने मुझे अपने जैसा समझ लिया कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं वो मामा जी ही जिम्मेदार थे जो वो इतना बड़ा शॉटर। यहाँ से ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट हुआ घर में कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने भी यहीं से मेरे को फिर भी मेरे सवाल कुछ बचे रह गए, आम क्यों मीठा है, नारियल क्यों है, ये है वो है। तो आपको इन सवालों के जवाब मिले? मेरे को एक टीचर रिकमेंड करा, रिटायर्ड प्रोफेसर थे MMH कॉलेज से, भाई ने बोला उनके पास जा और मेरा नाम लेके बोलना कि मैंने भेजा है, मना नहीं करेंगे पढ़ाने से, वैसे वो पढ़ाते नहीं है। तो मैं गया उनके पास, मैंने भाई का नाम लिया, मैंने कहा मैं डॉक्टर प्रदीप का छोटा भाई हूँ, आप मुझे पढ़ा दो बॉटनी, जूलॉजी। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे मन में बहुत सवाल आते हैं, कोई बताता ही नहीं है। तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरे से बोला कि ये तो बहुत अच्छा है, मैं उस हर बच्चे को खराब मानता हूँ जो सवाल नहीं करता। जो सवाल करता है मतलब क्यूरियोसिटी है, पढ़ना चाहता है, सवाल होने चाहिए। तो मैंने पहला सवाल उनको दागा, मैंने कहा नारियल का पेड़ समुद्र के किनारे क्यों होता है? उन्होंने कहा देखो, अगर नारियल का पेड़ अपने खेत में लगाओगे सारे नारियल वहीं गिर जाएंगे, वहीं गिरेंगे,
तो क्या नारियल इतने सारे उग जाएंगे एक ही जगह पे? नहीं उग पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारे नारियल मर गए, मतलब नारियल की स्पीसी खत्म हो गई दुनिया से। नारियल इसलिए समुद्र के पास है क्योंकि एक तो वो भारी है, उसको हवा भी इधर उधर नहीं कर सकती जल्दी से, हल्की हवा। समुद्र का पानी ही इकलौता वो है जो उसको बहा के दूर ले जा सकता है, और वो कहीं और उगेगा, कि नारियल आम को जानबूझ के अपने फल को मीठा रखना पड़ा ताकि लोग उसे तोड़ के जाएं, खाएं और इसकी गुठली को फेंकाएं। कैसे आम का पेड़ बचा? ये आम ने, अब इसको आप क्या कहोगे, स्मार्टनेस? हम कहते हैं स्मार्टनेस हम में है। आप समझो, मैंने बॉटनी जब पढ़ी, अब तो खैर मेडिकल साइंस में हूं मैं, बट अब भी मुझे वो चीजें याद आती हैं। प्लांट्स आर मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन द अर्थ। प्लांट्स, दे नो हाउ टू सर्वाइव। डॉक्टर साहब, इस तरह आप डॉक्टर बने और अब तो सेवा भाव आपका, मतलब पहले तो एक जुनून था। हाँ, फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, चीजें जाननी शुरू की, पता चला यार ये तो बहुत मजेदार चीजें हैं। अच्छा, बायोलॉजी से नफरत करने वाले हमारे दुर्जय जी को लगा कि नहीं ये तो मजेदार चीज है, इंटरेस्ट जागा, और इंटरेस्ट इतना बेहतरीन जागा कि मेरे को इससे अच्छा सब्जेक्ट फिर कोई लगा ही नहीं, कि मैं नेचर को जान रहा हूँ, मैं नेचर के कर्तव्य को समझ रहा हूँ। क्या बात है। नेचर क्या कर्तव्य दिखा रही है वो मेरे समझ में आ रहा। तितली देख के उड़ क्यों गई ये मुझे पता चला, कि देखा उसने और वो उड़ गई, ये मुझे पता है, किसी और से पूछो नहीं पता है। मैं उनसे 2 स्टेप आगे आ गया। लेकिन इस तरीके की बातें करने के लिए आपके सामने वो इंसान होना चाहिए जो इस तरीके की बातें कर सके। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने मेडिकल में एडमिशन ले लिया, डॉक्टर बन के आपने प्रैक्टिस शुरू की, अब सेवा भाव से आप लोगों की का इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा मेडिकल ट्रस्ट है रिदित मेडिकल ट्रस्ट। अच्छा, HMT नाम से। अब भी मेरी गाड़ी में आप नीचे जाओगे तो दवाइयाँ रखी रहती हैं। लेकिन आज के डेट में डॉक्टर साहब, जो मेडिकल फील्ड है वो खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं जो बात करूं, बहुत अच्छी छवि नहीं है उनकी। लोगों को ऐसा लगता है, और बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि एक स्वस्थ आदमी, पहले तो ये कितनी लंबी चौड़ी बिल बना के दे देते हैं कि आम आदमी तो जा ही नहीं सकता है, और सरकारी अस्पतालों की बड़ी बुरी छवि है। प्राइवेट अस्पतालों में गए बिना कोई चारा नहीं है, और प्राइवेट अस्पतालों की एक तो लंबी बिल, ऊपर से कई सारे ऐसे केसेस हमें सुनने में आए हैं कि मार दिया गया, अच्छा खासा पेशेंट मर गया वहां जाके। ये क्या है? अब मैं इसमें 2 चीजें बताऊंगा आपको। एक, हॉस्पिटल शुड लुक लाइक एज ए हॉस्पिटल, ठीक, सफाई होनी चाहिए, चीजें मैनेज होनी चाहिए, बट दे आर मेकिंग हॉस्पिटल्स एज होटल की एग्जैक्टली होटल की तरह। शायद 20-20 हजार रुपए एग्जीक्यूटिव रूम का पर डे का खर्चा है। तो इसने इलाज को आम लोगों से बहुत दूर नहीं कर दिया? जो वहां जा रहे हैं वो जो विलफुली जा रहे हैं वो तो पैसे वाले हैं। जो विलफुली नहीं जा रहे हैं, कोई बेचारा कर्ज लेके जा रहा है या वहां लेके जा रहा है, सुना है विज्ञापन इतने चलते हैं, हम बेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, हम बेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। अरे ये भी तो डिस्प्ले करो कि हमारा बेड इतने का है, फलाना इतने का, ये इतने का, सब पूरा अच्छा सा विज्ञापन निकालो, आदमी धोखे में ना आए बस। प्राइवेट में ये सिस्टम हो गया, अमीर जा रहा क्या मजबूरी में, कोई गरीब जा रहा, और जो गरीब जा रहा ना, डॉक्टर को ये पता है कि मेरे किसी काम का नहीं। जो अमीर जाता है, डॉक्टर उनके साथ संपर्क बनाते हैं, कोई जज है, कोई कुछ है, कोई ये है, कोई वो है, उनके कॉन्टेक्ट्स भी बनते हैं डॉक्टर्स के। जो गरीब जा रहा है वो डॉक्टर के लिए कुछ नहीं है, मामूली चीज है।
उसको ठीक से देखेगा भी नहीं। सरकारी अस्पताल में उस गंभीरता से नहीं देखते क्या मरीजों को? अब सरकारी अस्पताल में आने वाला था मैं। हिंदुस्तान में गरीब ज्यादा है अमीर? गरीब। गरीब। गरीब कहाँ भागेगा? सरकारी में। तो लोड बढ़ेगा सरकारी अस्पतालों के ऊपर। एक आदमी की क्षमता होती है मरीज देखने की। मान लो मेरे पास 400 लोगों की लाइन लगी है, या तो मैं तसल्ली से उसको देखूं या जल्दी जल्दी निपटाऊं, या जल्दी क्योंकि लाइन लगी है। पीछे वो चिल्ला रहा है मेरे नंबर, मुझे वहां जाना है, मुझे बस पकड़नी है, ये इसमें भी कोई सिस्टम ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुखार हुआ है उसमें चले गए, सफदरजंग में चले गए, क्यों नेसेसरली भीड़ बढ़ा रहे हो? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, इनका इलाज एक जनरल फिजिशियन कर सकता है। लेकिन डॉक्टर ये भी तो है कि एक नॉर्मल इंसान कैसे ये जानेगा कि उसे जो बुखार हुआ है वो नॉर्मल सीजनल बुखार है या उसके पीछे कोई बड़ी बीमारी है? देखो, बुखार बीमारी नहीं है, लक्षण है, इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज। उसके लिए टेस्ट करा लीजिए आप। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि कई सारी बड़ी बीमारियों का वो बहुत देर से डॉक्टर डिटेक्ट कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये और इस तरीके से बहुत लोग गंवाए हैं हमने, प्रॉपर डिटेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए तो ये तो डॉक्टर की जिम्मेदारी हुई। हाँ बिल्कुल हुई। ट्रीटमेंट होता है बड़े अस्पतालों में, बेसिक लेवल से ही शुरू होगा। तो ऐसा नहीं है कि जाते ही तुम आईसीयू में लिटा के और ये कर देंगे, वो कर देंगे। वही सब चीज करेंगे जो वो चीज पहले करा सकता है। बट द प्रॉब्लम इज के प्राइवेट हॉस्पिटल अदर रिपोर्ट्स को मानते नहीं है। वो उनके यहाँ टेस्ट कराओ, 10 का 1000 दे के कराओ। तो ये चीजें तो बदलनी चाहिए कि आप टेस्ट रिपोर्ट तो कहीं भी नॉर्मल मतलब वही आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ ज्यादा एडवांस्ड मशीन्स लगा रखे हैं, कुछ भी। तो आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब कि आप लोगों को कुछ इस पे करना चाहिए? डॉक्टरों को कोई एक मुहिम चलानी चाहिए, बजाय इसके कि हर डॉक्टर अपना एक पर्सनल हॉस्पिटल या पर्सनल क्लिनिक खोलने पे दम दे, जोर दे। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सार्थिक, बाद में वो डीएम बने। तो एक ब्यूरोक्रेट अपनी पावर का कितना इस्तेमाल कर सकता है, उसका क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। राजस्थान से थी, उन्हें पता चला कि क्रोसिन की, डॉक्टर थे तो ऑब्वियसली ये जानकारी उनको रही होगी कि क्रोसिन की गोली 1 रुपए की भी आ रही है, मार्केट में 100 रुपए की बिक रही है। तो उन्होंने एक जनहित याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में कि डॉक्टर ब्रांडेड दवाइयां ना लिख के जेनरिक दवाइयां शुरू करें, और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना। आज डॉक्टरों के पास निर्देश है कि अगर कुछ दवाई आप लिख रहे हो तो ब्रैकेट में आपको उसका सॉल्ट नेम लिखना पड़ेगा। अच्छा, ताकि किसी एक ब्रांड को हम प्रमोट ना कर सके। बिल्कुल। अब जब चूंकि ये बात आ ही गई है तो आप डॉक्टर हैं, आपने एलएलबी भी किया हुआ है, आप किसानों के साथ उनके समर्थन में भी बैठे दिखाई देते हैं। हाँ। तो इतने मतलब अलग अलग आपके रुझान, इसके पीछे? मेरा रुझान तो सब तरफ है। अच्छा। मेरी क्यूरियोसिटी तो तभी बढ़ गई थी जब वो गुरु मिले जिन्होंने मेरे को ये समझा दिया कि नारियल का पेड़ क्यों यहाँ उगता है। अच्छा, तो ये बताइए, जब चीज सरकार को समझनी है कि किसान के हाथ में किसानी देनी है तो किसान को कुछ ना कुछ तुम्हें भी देना पड़ेगा, वरना वो क्यों किसानी करेगा। एमएसपी 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 पे बात होती है, लोग कहते हैं इतने 1000 करोड़, इतने लाख करोड़ का खर्चा आएगा, फलाना आएगा, ढिमका आएगा। खर्चा कब होता है? मान लो मैंने एक फोन लिया 80,000 का, लेट सपोज, ठीक, वो फोन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या आप इसे खर्चा मानोगे या यूज में मानोगे? यूज में मानोगे। और मान लो फिर मैंने इस फोन को 60,000 में बेच दिया, अब मैंने 20,000 का लॉस किया। अब जब एमएसपी पे सरकार
किसानों से हम्म फसल खरीदेगी हम्म तो उसे बाजार में जाके दुगने तिगने दामों पे तो बेचेगी भी ना। हम्म तो मान लो किसान से फसल ली 100 रुपए में, हम्म तुम बाजार में जाके उसे 300-400 में बेचो, हम्म, तो ये तो रेवेन्यू बढ़ाएगा, घटाएगा कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म ये तो रेवेन्यू बढ़ाएगा तुम्हारा, घटाएगा कहाँ? तभी तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान, के दो ही लोग हैं जो हम्म, मेहनत करते हैं, हम्म जवान और किसान। हम्म और ये लाल बहादुर की अपील थी हम्म जब हमें गेहूं देने से मना कर दिया था हम्म अमेरिका ने। हम्म वो गेहूं P480 शायद बीज का नाम था, जिसे वो अपने सुअरों को खिलाते थे, वो यहाँ भेजते थे। तब जाके स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन की बात करते हैं ना हम, उन्होंने जिम्मा उठाया। एक टेक्निक होती है यारोवेटाइजेशन। देखो रूस ने हमारा बहुत साथ दिया है। आप एक बीज को 6 महीने बर्फ में दबा के रखो, उस बीज को फिर अंकुरित करो, तो पेड़ बड़ा नहीं होगा। पहले गेहूं के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते थे, आज छोटे हो गए हैं, फलियां भी ज्यादा लगती हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं यारोवेटाइजेशन, जो रशिया ने इंडिया को दी, जिससे हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति। और जब हरित क्रांति से पहले लाल बहादुर तब तो टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अखबार भी कहीं कोई पढ़ रहा है, साक्षरता बहुत कम थी। एक भाषण दिया था उन्होंने, कहा था कि एक टाइम का खाना छोड़ दो तो हम इतना अनाज देश में बचा सकते हैं। और आप ध्यान कीजिए, कोई उस जमाने का हो तो वो आपको बताएगा कि सोमवार के दिन रेस्टोरेंट बंद रहते थे। सोमवार के दिन महिलाएं क्यों व्रत रखती हैं आज भी? वो शिव का दिन नहीं है, वो लाल बहादुर शास्त्री का ही चला आ रहा अब तक भी, कि एक टाइम का खाना नहीं खाना है। और ये आज मेडिकली प्रूवन है। हमारा पेट है, डस्टबिन थोड़ी है, जब मन करा खा लिया या कुछ भी फेंक दिया उसके अंदर। फास्टिंग करो, प्रोलॉन्ग फास्टिंग करो, दैट्स गुड। ये तो लाल बहादुर शास्त्री कब के कह के गए। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि क्या ये जो आईसीयू में रख के बिल फाड़ने वाली बात होती है कि पेशेंट मर गया है। हाँ, मैं उसी चीज पे आ रहा था, वो मैं भटक गया टॉपिक से। जैसे मेरा और आपका कोई लैंड डिस्प्यूट चल रहा है और उसमें एक पार्टी मर जाती है, लेट्स सपोज मेरी डेथ हो गई और हमारा और आपका केस चल रहा था, केस वहीं बंद हो जाता है उसी स्टेज पे। इस फाइल को एज इट इज क्लोज कर दिया। तो ये अस्पतालों में क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई पेशेंट मर ही गया है तो उसके नाम, भाई पेशेंट के नाम से ही तो बिल है। पेशेंट तो मर गया, या तो जिंदा करके उससे बिल ले लो। तो उनके संबंधियों से बिल क्लियर तो करवाए ही जाते हैं। तो क्यों करे संबंधी बिल? आप ये कहना चाह रहे हैं उन्होंने कि कोई अगर नॉमिनी फॉर्म भरवाया कि मैं मर जाऊं तो मेरे बिहाफ पे ये बिल देगा, ऐसा कोई फॉर्म होता है हॉस्पिटल में? डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि लीगल तरीके से ये होना चाहिए कि जब कोई केस प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड हो रहा है, तो अगर कोई किसी एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वो केस बंद माना जाता है। तो ऐसा ही पेशेंट के सिलसिले में होना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है तो ये बिलों, लोग शव को ले नहीं, मृत शरीर को ले नहीं जाने देते हॉस्पिटल वाले कि भैया पहले बिल क्लियर करो। ये क्रूरता बड़ा नहीं है? ये वही मैं कह रही हूँ, ये सवाल मेरा था आपसे कि ये क्रूरता, इस पे कुछ होना चाहिए। ये क्रूरता, खुद मैं डॉक्टर हूँ, अपने प्रोफेशन में रहते हुए मैं जानता हूँ सारे लोग सिर्फ पैसे के लिए अंधे हैं, पावर के लिए अंधे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा कौन नहीं जी रहा। कुछ भी करेंगे, उनकी नजर होती है आपकी जेब में क्या है। तो ये तो बात है, जैसे कि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखा है कि
उन्हीं की सजेस्टेड दवाइयां आपको लेनी है, हाँ, उन्हीं के, अगर बाहर पेशेंट से नहीं ला सकते। इवन जो डायपर्स वगैरह, बड़े पेशेंट जो बिल्कुल ऑन बेड है उन्हें डायपर देना मजबूरी है, तो एक डायपर जो बाहर 12 रुपए का मिल रहा है उनके यहाँ 50 में मिल रहा है, तो पेशेंट तो पागल हो जाएगा, उसके ऊपर तो दोहरी मार पड़ जाती है। तो इन चीजों पे मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर्स आप कुछ इनिशिएट करें, और आप के साथ जो डॉक्टर्स सारे आप लोग हैं कुछ तो करें आप लोग। देखो, हमने एक दिल्ली कमिश्नर ऑफिस जो है, एमसीडी, जो एमसीडी में डॉक्टर्स होते हैं, उसमें कंप्लेंट डाली थी हमने कुछ इसी तरीके की लेके कि भाई रेफरल सिस्टम बनाया जाए। हमारा फोकस था कि रेफरल सिस्टम बनाया जाए, भीड़ को बांट दिया जाए। बहुत सारे डिस्पेंसरीज ऐसी हैं, हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ कोई नहीं आता, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ भीड़ लगी पड़ी, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पूरे दिन बैठे बैठे मक्खियां मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो दवाइयाँ सबको बराबर आ रही हैं। अच्छा। दवाइयाँ सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे कहीं हैं। पेशेंट्स की लंबी भीड़ लगी है और कहीं एक पेशेंट भी नहीं आता, तो रेफरल सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल, कि वहाँ रेफर किया जाए, वहाँ रेफर, पेशेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो। बिल्कुल। उस कंप्लेंट को जो डीसीपी मैडम थी उन्होंने फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। तो हर स्तर पे अलग अलग चुनौतियां हैं, अपने अलग अलग संघर्ष हैं। एक सामान्य नागरिक के तौर पे ये मेरे सवाल एक डॉक्टर से थे, इस डॉक्टर ने अपने जवाब भी दिए कि इनको कहाँ कहाँ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि हर डॉक्टर क्रूर ही हो। बहरहाल, तो ये तो बड़ी अच्छी बातें, बड़ी गंभीर बातें डॉक्टर साहब हमारे बीच हुई। बात हो रही थी हमारे आपके रुझानों की, कि आपका रुझान ये तो आपका पेशा ही है, आपका हाँ, सेवा डॉक्टरी, आपने एलएलबी भी किया हुआ है, किसानों के साथ भी आप कंधे से कंधा मिला के रहे हैं। और दिल वाला रुझान पहली बार कहाँ आपका था? दिल वाला रुझान देखो, जब उम्र होती है 15, 16, 17 साल की उम्र बड़ी नाजुक उम्र होती है। बिल्कुल। तो मैं आपसे यानी आपके पहले प्यार के बारे में सुनने जा रही हूँ। हाँ, उसी का ही जवाब मिलेगा, थोड़ा लेन देन। ये वो उम्र नहीं थी ना जब आप स्कूल की छत से रेत के बालू उस पे कूदते थे? उस समय तो ऐसा कुछ याद नहीं है। 3, 4, 5 साल का होऊंगा तब क्या। चलिए। तो 16, 17, 18 साल की उम्र में जो ये बच्चे होते हैं, इनमें हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, इवन फीमेल्स में भी, मेल्स में भी। ऑब्वियसली। देखो, मेल्स और फीमेल्स के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, देखिए सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक डॉक्टर का ये प्यार वाली बात भी ये डॉक्टरी भाषा में दे रहे, सारा सवाल दिल पे आ जाता है, दिल बेचारे ने कुछ नहीं किया होता, ये तो हार्मोनल सिस्टम चल रहा है कहीं ना कहीं। अब देखो, ऐसा होता है कि जब ये उम्र होती है ना, तो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स, जिसमें टेस्टोस्टेरोन मेन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेक्स अस मेन, आपके अंदर होती हैं, फीमेल्स के अंदर होती हैं ओवरीज, जिसमें हार्मोन्स निकलते हैं, सर्विक्स होती है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन। लेकिन लोग इतने स्टीरियोटाइप। अच्छा, एक चीज और है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है 7th 8th क्लास से चैप्टर्स हैं, साइंस में चैप्टर्स हैं, टीचर उनको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ाते नहीं है। सिर्फ को एजुकेशन वाले स्कूल में नहीं, सिर्फ लड़के, मतलब लड़के लड़कियों के जो अलग स्कूल्स हैं वहां भी स्किप कर जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मैं जब छोटा था और एमबीबीएस के लिए जा रहा था, तो काफ़ी संघर्ष मेरे दादाजी ने किया। मेरे पिताजी तैयार नहीं थे कि मैं दूर जाऊं उनसे, अकेला बेटा हूँ, ऑब्वियसली ज़्यादा ही लगाव था। तो मेरे दादाजी के साथ में बैठ गया, तो दादाजी ने मेरे को 40,000 रुपये दिए, सेविंग कर रखी होगी, ये रख अपने पास, रखे, और बोले कि जा मेरी अलमारी खोल, उसमें ओल्ड मूव पड़ी होगी। मैं कहा, बाबा जी ओल्ड मूव चल रही है? कहने लगे, अरे गालियाँ देते थे थोड़ी। गेट लगा, पानी ला, बाबा पोते पियेंगे 2-2 पैक आज। तो
मैंने और बाबा ने 2-2 पैक लिए। फिर उन्होंने बोतल रख दी। वो क्या करना चाह रहे थे? मुझे पिलाना नहीं चाह रहे थे वो। और मुझे ये सिखा रहे थे कि जिस कल्चर में, जिस जगह तुम जाओगे वहाँ ये रहेगा, और पीने 2 ही पैक हैं, इससे आगे मत बढ़ना। उन्होंने ये बात बोली भी मेरे को। तीसरी चीज उन्होंने मेरे से ये कहा कि देख, जहाँ तू जा रहा है वहाँ लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, सब तरह के लोग होंगे। तू क्या कर क्या ना कर, हम तो देखने आने वाले नहीं, लेकिन निरोध जरूर साथ में रखना। ये मेरे बाबा जी के वर्ड थे। मैं आज की डेट में अपने बेटे से नहीं कह सकता। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। मतलब अगर हम आज की कहें कि आज ये चीजें ज्यादा खुल के बात होती है, तो इतने साल पहले आपके दादाजी ने आपसे कहा, तो उनके साथ खुल के हुई होंगी ना बातें, उनके साथ हुई होंगी, तभी तो उन्होंने कहा। तो हम वो एक लेगेसी को ले आ अब रहे हैं। आप इस चीज को बताओ कि हम एजुकेशन में, सेक्सुअल एजुकेशन अगर मान लें, इसमें हम आगे बढ़े या पीछे आए? फिर डॉक्टर साहब आपने बात ही टाल दी, हम आपके पहले रुझान की ओर थे। हाँ, पहला रुझान। आप तो हमें डॉक्टरी पढ़ाने लगे हार्मोन्स के। पहला रुझान देखो, 2015 में डॉक्टर साहब उस एरा में चलेगा लग रहा है। हाँ, मैं वो सब याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2000 याद करने की कोशिश क्यों? पहला प्यार तो भूलता नहीं। तो उसी से ही तो शादी हुई है। रिश्ता अरेंज होने के बाद इट वाज माय चॉइस कि मेरी वाइफ डॉक्टर ना हो। उसकी वजह ये है, मैंने बहुत डॉक्टर्स को देखा है कन्फ्लिक्ट होते हुए। मान लो आप फीमेल हो और मैं मेल हूँ, लेट सपोज आपके पास ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं सेम क्लिनिक में, मेरे पास नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो मेरे अंदर एक ऐसी ईगो भरेगी। हाँ, वो जो अमिताभ और जया बच्चन की फिल्म थी अभिमान, वो वाली सेम प्रोफेशन में ये चीज है। तो आपने डॉक्टर का ना होना चुना अपनी लाइफ में। डॉक्टर का ना होना चुना मैंने अपनी लाइफ में। फिर आप बात कहीं और ले गए। हाँ, तो पहले रिश्ता पक्का हुआ 2015 में, और 2015 में रिश्ता पक्का होने के कुछ दिन बाद ही जिस भाई ने हमको प्रेरणा दी थी पढ़ाई की, वो फिर आगे प्रेरणा देने, उसने सुसाइड कर लिया। ओह सॉरी, ओहो, आई एम वेरी सॉरी। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि मैंने जीवन में सब पा लिया है। मेरे को बोला गया कि तू कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, बना, और धूम धड़ाके से बना। सबसे प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। मुझे 2.5-3 लाख रुपए महीने के मिलते हैं आराम से। वो कह रहा, मुझे पेशेंट ढूंढते ढूंढते घर तक आ जाते हैं, कुछ तो होगा मेरे अंदर। सब बोलते थे हाँ है। उसने शादी के लिए मना कर दिया था, कहने लगा शादी नहीं करूंगा। तो उसके सुसाइड की वजह जो थी वो ये थी, उसने कहा जो मुझे चाहिए था जीवन से मिल गया, वो मुझे मिल गया है, अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही वजह थी। और उसने लास्ट मैसेज पता मेरे को क्या भेजा, कि मेरे मरने के बाद, होटल में सुसाइड किया उसने, कि मेरे मरने के बाद जब मेरी चिता जलेगी तो 100 लोग रहेंगे, या शायद 150 रहें, 50 लोग राजनीति की बात कर रहे होंगे, 30 सोच रहे होंगे कब चिता जले और हम घर चलें, 20 सोच रहे होंगे, 20 मेरी अच्छाइयों पे बात कर रहे होंगे, और जो 10-20 घर के आदमी हैं वो रो रहे होंगे। बिल्कुल यही वास्तविकता है जीवन की। ऐसा ही होता आया है सृष्टि के निर्माण के साथ ही। तो और उसने, मेरा बर्थडे होता 15 अक्टूबर को, तो उसने सुसाइड भी उसी दिन किया 15 अक्टूबर को। तो आई नेवर सेलिब्रेट माई बर्थडे
क्योंकि आपके प्रेरणा स्रोत कहीं ना कहीं वो आपके भाई ही थे। भाई हैं। दमखम वही, चमखम वही, घर घाट वही है, थके थके हैं पांव लेकिन बाट वही है, चेहरे बदल गए हैं लेकिन घाट वही है, तलवार पुरानी है लेकिन धार वही धार। है। क्या बात है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश जी। बहुत ही अलहदा किस्म की बात इनसे हुई। एक पेशेवर डॉक्टर से जो बातें होती हैं उन आयामों के अलावा बहुत अलग अलग आयामों पर इन्होंने बात की। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके। बहुत आयाम है, देखो जीवन में बहुत आयाम है, सृष्टि में बहुत आयाम है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी बात करना मेरे से मेटाफिजिक्स के बारे में। फिर हम आपसे इन्हीं किसी बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।